वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। तो इस चैप्टर में हमने लास्ट टॉपिक कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कॉम्पोजिशन पढ़ी। और अब हमारा जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन। ठीक है, अब डेलिब्रेशन का मतलब क्या होता है? केयरफुल डिस्कशन या फिर लॉन्ग डिस्कशन, बहुत लंबे समय तक जिस चीज़ पर डिस्कशन हुआ है उसी को हम डेलिब्रेशन कहते हैं। तो अब हम डेलिब्रेशन का जो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। तो ये जो चैप्टर है इसमें हमने लास्ट वीडियो पढ़ी थी, जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कंपोजिशन के बारे में पढ़ा। और अब हमारा जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन, यानी कि इसमें हम डेलिब्रेशन के प्रिंसिपल के बारे में स्टडी करने वाले हैं। अब जो डेलिब्रेशन वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिस्कशन करना, यानी कि एक केयरफुल डिस्कशन करना, या फिर एक लंबे समय से जो डिस्कशन चला आ रहा है उसी चीज़ को हम डेलिब्रेशन कहते हैं। तो इस वीडियो में हम ये टॉपिक स्टडी करेंगे। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अथॉरिटी है that does not come only from the fact that it was broadly though not perfectly representative। अब देखो, एक चीज़ तो है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अथॉरिटी किस वजह से हुई, अथॉरिटी किस वजह से बनी कि रिप्रेजेंटेटिव थी। अब सिर्फ यही रीज़न नहीं है इसकी अथॉरिटी का, और भी रीजंस हैं। अब बाकी के रीजंस क्या हैं? इट कम फ्रॉम द प्रोसीजर्स इट अडॉप्टेड टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। जो इसने प्रोसीजर को अडॉप्ट किया था ना कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए, एंड वैल्यूज इट्स मेंबर ब्रॉट टू देयर डेलिब्रेशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए जो भी प्रोसीजर अपनाए गए थे उस चीज़ उन पर बहुत ज़्यादा डेलिब्रेशंस हुए, डिस्कशंस हुए। वाइल इन एनी असेंबली, अब कोई भी असेंबली है जो रिप्रेजेंटेटिव है, तो रिप्रेजेंटेटिव वो कैसे होगी? अगर होगी तो उसमें जितने भी डाइवर्स ग्रुप्स हैं, डाइवर्स सेक्शंस है सोसाइटी के, वो सभी पार्टिसिपेट करेंगे। एंड इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट कि वो पार्टिसिपेट करें नॉट एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर ओन आइडेंटिटी और कम्युनिटी। कहने का मतलब है कि सिर्फ अपनी ही कम्युनिटी के लिए रिप्रेजेंट ना करे, वो सबको रिप्रेजेंट करे। अपनी कम्युनिटी, जैसे मान लो कोई भी एक सिमिलर, मतलब कोई भी एक कास्ट है तो एक कास्ट से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव अगर खड़ा होता है तो वो सिर्फ उसी को सपोर्ट करे। ऐसा ना हो, सबको सपोर्ट किया जाए। और हर एक जो मेंबर है उसने कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी नॉर्म्स है उन पर बहुत डिस्कशंस किए, पूरे नेशन को दिमाग में रखते हुए कि मतलब पूरे इंडिया के लिए फ्रेम करना था ना कॉन्स्टिट्यूशन, तो पूरे इंडिया को दिमाग में रखते हुए कि वहाँ पर ऐसा होगा, उस एरिया में ऐसा होगा, तो इस तरीके से पूरा माइंड में रखते हुए ये सारी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई थी। और यहाँ पर कुछ डिसएग्रीमेंट्स भी थे मेंबर्स में, कुछ जो लीडर्स थे वो नाराज़ भी थे, एक दूसरे से नाराज़गी भी थी, बट फ्यू ऑफ दिस डिसएग्रीमेंट कुड बी ट्रेस्ड टू मेंबर्स प्रोटेक्टिंग देयर ऑन इंटरेस्ट। There were legitimate differences of principle and the differences were many। अब कुछ डिफरेंसेस भी थे कि क्या इंडिया को सेंट्रलाइज्ड या फिर डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम को अडॉप्ट करना चाहिए गवर्नमेंट का। अब सेंट्रलाइज्ड सिस्टम क्या होता है? जिसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसी के पास सारी पावर्स होती हैं रिलेटेड टू एनी टॉपिक। हर एक जो पावर होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता था? डिसेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर को डिवाइड कर देना। डिवाइड किस में कर देना? जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जब अपनी पावर को स्टेट गवर्नमेंट को और जो बाकी की लोअर गवर्नमेंट है, ठीक है, उनको जब शेयर कर देती है, तो जैसे जो लोकल एरियाज में जो लोकल गवर्नमेंट है उनको शेयर कर देती है ना, तो इसी में डिसेंट्रलाइजेशन आ जाता है। यानी कि ऐसा कर दिया जाए कि स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर मिले और लोकल गवर्नमेंट को भी पावर मिले, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर, यानी तीनों में पावर को शेयर कर दिया जाए। ऐसा हो डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम हो, या फिर सेंट्रलाइज सिस्टम हो जिसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर हो। सो व्हाट शुड बी द रिलेशन
बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर, और स्टेट और सेंटर में क्या रिलेशन होना चाहिए, क्या स्टेट स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए या फिर सेंटर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एंड व्हाट शुड बी द पावर्स ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी जो है, जो न्यायपालिका है, उसके पास क्या पावर्स होनी चाहिए, एंड शुड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी राइट्स, सब कुछ प्रॉपर्टी राइट्स भी होते हैं, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन उन प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। ऑलमोस्ट एवरी इशू जो मॉडर्न स्टेट के लिए जो बनाया गया था, उन पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया गया। ओनली वन प्रोविजन, सिर्फ एक ही ऐसा प्रोविजन था कॉन्स्टिट्यूशन का जिसको बिना किसी डिबेट के पास कर दिया गया, और वो जो प्रोविजन था वो कौन सा था, इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, यानी कि सबको कुछ मतलब सर्टेन एज क्राइटेरिया होगा, तो जैसे 18 जो 18 और 18 अबव जो पीपल है वो वोट कर सकते हैं, तो इस तरीके का क्राइटेरिया, पहले तो 21 एज होती थी, लेकिन फिर 1989 से इसको चेंज करके और फिर इसको 18 एज कर दिया गया था वोट करने के लिए। तो कुछ सर्टेन एज के रिगार्डिंग उसमें कुछ सिटीजन्स जो उनको सबको राइट टू वोट दिया जाए, ठीक है, बिसाइड ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, एजुकेशन, जेंडर और इनकम। तो ये तो सबने अपना लिया था क्योंकि ये तो एक्चुअल में सही भी था। सो वाइल द मेंबर्स फेल्ट नो नीड टू डिस्कस, इसमें किसी भी मेंबर को किसी भी तरीके का फील नहीं हुआ कि डिस्कशन करना चाहिए, क्योंकि हर किसी के पास राइट टू वोट होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा जितने भी मैटर्स थे उन सबको सीरियसली डिबेट और डिस्कस किया गया। नथिंग कैन बी बेटर टेस्टामेंट टू द डेमोक्रेटिक कमिटमेंट ऑफ दिस असेंबली। Constitution drew its authority from the fact that members of Constituent Assembly engaged in one might called public reason. अब जो कॉन्स्टिट्यूशन जो था, तो उसने अपनी अथॉरिटी एक और जगह से बनाई थी, और वो कैसी थी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे ना, वो पब्लिक रीजन के लिए इंगेज थे, यानी कि पब्लिक के लिए इंगेज थे। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे ना, वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के हित में काम कर रहे थे। The members of assembly placed a great emphasis on discussion. बहुत डिस्कशन, मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी गई, डिस्कशन को दी गई, क्योंकि जैसे जैसे डिस्कशन होंगे तो नए नए रीजंस निकल कर आएंगे, नए नए क्वेश्चंस निकल कर आएंगे, नए नए आंसर्स निकल कर आएंगे, सॉल्यूशंस निकल कर आएंगे। तो इस तरीके से जो एम्फेसिस था वो डिस्कशन पर ही डाला गया, आर्ग्यूमेंट पर डाला गया। And they did not simply advance their own interest but gave principled reasons to other members for their position. उन्होंने सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए काम नहीं किया, बल्कि जो दूसरे मेंबर्स थे उनके भी रीजंस जो हैं उनको भी सुना। द वेरी एक्ट ऑफ गिविंग रीजंस टू अदर मेक you move away from simply narrow consideration of your own interest, because you have to give reasons to others to make them go along with their viewpoint. अब अगर आप कुछ भी कोई भी टॉपिक जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको उस टॉपिक को डिस्कस जब आप कर रहे हैं तो आपको साथ ही साथ उसका रीज़न भी देना पड़ेगा कि ये चीज़ क्यों सही है, हमें ऐसा क्यों करना चाहिए। तो हर एक पॉइंट के साथ रीज़न जो है वो ज़रूर मांगा जाता था। Voluminous debates in Constituent Assembly where each clause of Constitution subjected to scrutiny and debate. हर एक जो क्लोज था, हर एक जो टॉपिक था वो सब्जेक्टेड, यानी कि वो उस पर डिबेट तो की ही जाती थी। एंड इट इज़ अ ट्रिब्यूट टू पब्लिक रीजन एट इट्स बेस्ट, यानी कि इसी तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बेस्ट बनाया जा सकता है। दीज डिबेट्स डिजर्व टू बी मेमोरलाइज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट चैप्टर्स। अब ये जो डिबेट्स है ना, इनको मेमोरलाइज किया जाना चाहिए, यानी कि इनको अपनी मेमोरी में बसा लेना चाहिए इन डिबेट्स को, जो कि मतलब एक तरीके की हिस्ट्री में इसको इंक्लूड करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की हिस्ट्री में, एंड इक्वली इन इम्पोर्टेंस टू फ्रेंच एंड अमेरिकन रेवोल्यूशन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो होगा प्रोसीजर्स, जिसको हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।